वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ परीक्षा मंथन की जो करंट अफेयर्स चल रहा था उसको। तो चलिए देखते हैं। कल मैंने इसके पहले वाला पढ़ लिया था। कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को जल देने से इनकार के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाना और तमिलनाडु द्वारा कर्नाटक को जल देने के लिए मजबूर करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाना अब तक करीब 3 दशक से बार बार दोहराई जा रही कहानी बन गई है। कोई अचरज नहीं। दोनों राज्य जानते हैं कि सर्वदलीय बैठकें सिर्फ सियासी चाल है। इनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब हम लोग वो कल वाला टॉपिक का था। अब यहाँ पर अब देखते हैं। हिमालय में पहला जल स्थल रिकॉर्ड स्थिति। हिमालय में पहला जल स्थल रिकॉर्ड स्थापित। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने नया प्रयोग किया है। भारत ने पहली बार हिमालय में स्वचालित जलस्तर रिकॉर्ड तकनीक स्थापित किया है। पहली बार हिमालय ने स्वचालित जल स्तरीय रिकॉर्ड तकनीक स्थापित किया है, जो ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी का सही आकलन कर सकेगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने पश्चिमी हिमालय के चंद्रा बेसिन क्षेत्र को केंद्र बिंदु बनाया। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR ने हिमालय अभियान के तहत हजारों फुट की ऊंचाई पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। साथ ही ग्लेशियर सेहत की जांच के लिए पहला भाप चालित ड्रिल तकनीक का भी प्रयोग किया है। इससे यह ग्लेशियर द्रव्यमान संतुलन को बेहतर ढंग से मापने में मदद करेगी। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक। दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव को खतरा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं IUCN की रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम के अनुसार दुनिया के 50% से अधिक मैंग्रोव इकोसिस्टम के ढहने का खतरा है, जिसमें लगभग 5 में से 1 को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है। अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में 33% 1/3 मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। विदित हो कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम RLE के लिए यह पहला वैश्विक मैंग्रोव मूल्यांकन है, जो इकोसिस्टम के स्वास्थ्य को मापने के लिए एक वैश्विक मापक है। यह पहली बार है जब इकोसिस्टम समूह का IUCN रेड लिस्ट ऑफ
इकोसिस्टम का उपयोग करके पूरी पृथ्वी पर मूल्यांकन किया गया है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संरक्षण FAO के सहयोग से ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की थी। 17 जून 2024 को विश्व मगरमच्छ दिवस 2024 के अवसर पर इस परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए। मगरमच्छ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये मुख्यतः मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के गर्म क्षेत्रों में रहते हैं। विदित हो कि विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन बेलीज में स्थित मगरमच्छ अनुसंधान का गठबंधन किया गया था। यह दिन दुनिया भर में लुप्तप्राय मगरमच्छों और मगरमच्छों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पारिस्थितिक निगरानी प्रणाली 13 जून 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह निगरानी प्रणाली का शुरुआत किया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित यह प्रणाली प्रयाग पोर्टल का एक अभिन्न अंग है, जो परियोजनाओं की योजना और निगरानी, नदी जल की गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण मापदंड के लिए एक वास्तविक समय निगरानी केंद्र है। इस पोर्टल में गंगा तरंग पोर्टल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, डैशबोर्ड और गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली जैसे ऑनलाइन डैशबोर्ड शामिल हैं। यह प्रणाली गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता का वास्तविक समय विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करती है। भारत N2O उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। अब ये क्या होता है? 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन
रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। विदित हो कि वर्ष 2020 में मानव जाति N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जन देश चीन में हो गया 16.7%, भारत में हो गया 10.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया 5.7%, ब्राज़ील में 5.3% और रूस में हो गया आपको 4.6% थे। पिछले 4 दशकों में मानवीय गतिविधियों ने N2O उत्सर्जन में 40% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 और 2022 के बीच वृद्धि दर 1980 के बाद से किसी भी पिछली अवधि की तुलना में अधिक है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99 पैराग्वे गणराज्य 100वां एवं नेपाल 101वां सदस्य बना। ये दूसरा टॉपिक था ना, इसलिए तो स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 99 पैराग्वे गणराज्य 100वां एवं नेपाल हो गया 101वां सदस्य बना। स्पेन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 99वां सदस्य बन गया है, जो ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जबकि हाल ही में पैराग्वे गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। जबकि 12 दिसंबर 2024 को नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां सदस्य बना है। वर्तमान में 119 देशों ने ISA ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं और 99 देशों ने ISA ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं और साथ ही इसका पुष्टि भी किए हैं। विदित हो कि मार्च 2024 में पनामा ISA ढांचे को अनुमोदित करने वाला 98वां देश था। यह 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को जुटाना है। यह सौर संसाधन से समृद्ध देशों का एक गठबंधन है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 मई 2024 में नीदरलैंड के रॉटरमैड में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भारतीय पवेलियन विश्व के सबसे बड़े पवेलियनों में से एक है।
यह हरित हाइड्रोजन में देश की उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारत की हरित हाइड्रोजन पहल। भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य था 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। अभी तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 4,12,000 टन हासिल हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता तथा 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता की स्थापना हेतु निविदाएं प्रदान की। सुविधाएं प्रदान की होगा। 19वें यूनाइटेड नेशनल फोरम ऑन फॉरेस्ट्स 19वां यूनाइटेड नेशनल फोरम ऑन फॉरेस्ट्स सत्र 6 मई से लेकर 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य यूएसए में यूनाइटेड नेशनल यूएन मुख्यालय में आयोजित किया गया था। फोरम का आयोजन UNFF सचिवालय द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता बुरुंडी ने जेफिरिन मनीरतांगा ने की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जितेंद्र कुमार ने किया। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे नए सबडक्शन जोन की खोज। हाल ही दिनों में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के नीचे नए सबडक्शन जोन की हुई खोज हुई है, जिसमें वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य ने नीचे रिंग ऑफ मतलब जिब्राल्टर जलडमरू के मध्य के नीचे रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन 20 मिलियन वर्षों में अटलांटिक महासागर के बंद होने का कारण बन सकता है। विदित हो कि पृथ्वी के क्षेत्र जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट टकराती है इसमें से एक प्लेट अभिसरण प्लेट सीमा पर दूसरे के नीचे
नीचे खिसकती है। इस प्रक्रिया में प्रायः भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। सबडक्शन की यह प्रक्रिया दो अलग अलग प्रकार के लिथोस्फीयर के कारण होती है, महाद्वीपीय, महासागरीय। तमिलनाडु में कछुआओं के लिए हैचरी स्थापित की गई है। अब ये हैचरी क्या होता है यार? हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कछुओं को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए जलवायु लचीली हैचरी का निर्माण किया। तमिलनाडु में इस हैचरी का निर्माण तटीय बहाली मिशन के तहत किया जा सक रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य है समुद्री जीवन विशेषकर ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के महत्व के बारे में कछुओं और स्थानीय समुदायों को जागरूक फैलाना और उन्हें सशक्त बनाना है। हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज। कोरल की सुपर हाईवे, वाओ। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में कोरल सुपर हाईवे की खोज की। इस शोध को नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। इसमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा अनुवांशिक विश्लेषण और समुद्र विज्ञान मॉडलिंग का उपयोग करके पहली बार समुद्री धाराओं का एक नेटवर्क प्रदर्शित किया गया है, जिसे कोरल सुपर हाईवे का नाम दिया गया। यह कोरल सुपर हाईवे हिंद महासागर में 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें पाया गया कि मूंगा लावा एक चट्टान से दूसरे चट्टान के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए समुद्री धाराओं के माध्यम से प्रवाह करते हैं। मूंगा चट्टानों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर ढंग से समझते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी। क्या बात है, बर्फ पिघल गई तो पृथ्वी की गति में ही कमी आ गई है। माय गॉड। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण ग्रीनलैंड और अटलांटिक में बर्फ पिघलने से पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आ रही है। इससे दुनिया भर के समय पर असर पड़ रहा है। एक नए अध्ययन में यह पाया गया है कि इसके कारण सार्वनिर्देशांकिक काल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूनिटी में से 1 सेकंड कम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अध्ययन के लेखक
डंकन एग्न्यू ने कहा कि चूंकि पृथ्वी हमेशा एक ही गति में नहीं घूमती, इसलिए यूटीसी में भिन्नता पाई जाती है। उनके अनुसार 1972 के बाद से ही सभी भिन्नताओं में एक लीप सेकेंड जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कंप्यूटर और वित्तीय बाजार जैसी कई नेटवर्क संबंधी गतिविधियों में यूनिटी द्वारा उपलब्ध संगत मानकीकृत और सटीक समय की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के घूर्णन की धीमी गति की भरपूर भरपाई करने और यूटीसी को सौर समय के साथ समकालीन बनाए रखने के लिए संबंधित सार्वभौमिक समय में एक अंतराल सेकंड जोड़ा जाता है, जिसे लीप सेकंड कहते हैं। ओडिशा में मेलेनिसिटिक टाइगर सफारी की स्थापना 24 जनवरी 2024 को ओडिशा सरकार ने दुनिया की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की। इस टाइगर सफारी की स्थापना ओडिशा के मयूरभंज जिला के मुख्यालय शहर बारीपदा के पास किया जा रहा है। ओडिशा में टाइगर सफारी स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की तकनीकी समिति द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। यह टाइगर सफारी राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से लेकर से सटे 200 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्या है, तो जलवायु सम्मेलन 2024 12 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मुंबई महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो जलवायु सम्मेलन 2024 का थीम क्या है, तो भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम वित्तीय संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं को जुटाने में निजी क्षेत्र, जलवायु तकनीक स्टार्टअप और संस्थागत निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का लक्ष्य सरकारी प्रयासों का लाभ उठाना, नागरिक समाज और समुदायों को शामिल करना और नवीन जलवायु सेवाओं और अनुकूलन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना था। इस सम्मेलन का आयोजन ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम के तहत डिलीवरी पार्टनर UNDP इंडिया के साथ और नॉलेज पार्टनर अवाना कैपिटल द्वारा समर्थित है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन नेट शून्य हासिल करने के लिए भारत के रोड मैप को रेखांकित किया गया है, जिसमें ऊर्जा प्रणालियों को बदलने CO2 उत्सर्जन को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे विविधता को बढ़ाने और सामाजिक रूप से न्याय संगत और समावेशी तरीके से जलवायु लचीलेपन
को बढ़ाने के लिए हरित संक्रमण निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस आयोजन के माध्यम से सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने, टिकाऊ जलवायु, लचीली प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के विकास और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को एक साथ लाया गया है। अब देखते हैं मिशन मौसम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी करने तथा उनसे निपटने की भारत की क्षमता में वृद्धि करना है। इसके तहत 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थानों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र द्वारा किया जाएगा। जल स्तंभ हाल ही में इटली का सिसिली तट पर एक भयंकर तूफान आया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह तूफान जल स्तंभ था। विविध हो कि जल स्तंभ एक जल निकाय के ऊपर घूर्णनकारी हवा एवं धूल का एक बड़ा स्तंभ है। यह ब्रह्मांड की तरह प्रतीत होता है, किंतु उससे कमजोर होता है। यह आमतौर पर लगभग 5 से 10 मिनट तक रहता है। इसका व्यास औसत लगभग 165 फीट का हो सकता है, जिसमें वायु की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नीलकुरुंजी IUCN रेड लिस्ट में शामिल। नीलकुरुंजी IUCN रेड लिस्ट में शामिल। हाल ही में नीलकुरुंजी को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम स्टोबिलेनेंथेस कुंथियाना है। यह एकेथेसी परिवार की एक झाड़ी है, जो केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घास के 16 जंगलों में पाई जाती है। यह पश्चिमी घाट के अलावा कर्नाटक बेल्लारी जिले तथा पूर्वी घाट में सेवरॉय पहाड़ी में भी पाई जाती है। नीलकुरुंजी के फूल 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। सलखन के अनूठे और अद्वितीय फॉसिल्स जीवाश्म को विश्व धरोहर घोषित करने का इंतजार है। दुनिया के सबसे पुराने इस फॉसिल्स को धरती पर जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास का साक्ष्य माना जाता है। 2002 में इसे अमूल्य धरोहर घोषित करते हुए संरक्षित किया गया था।
सोनभद्र जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सलखन में करीब 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मौजूद फॉसिल्स की उम्र 140 करोड़ साल से भी अधिक बताया गया है। वर्ष 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की थी। वर्ष 2002 में यह पार्क पहली बार चर्चा में तब आया जब दुनिया भर में 42 वैज्ञानिक इस फॉसिल्स को देखने पहुंचे थे। बोर्नियन हाथी। हाल ही में बोर्नियन हाथी एलिफस मैक्सिमस बोनेसिस सबसे छोटी एशियाई हाथी उप प्रजाति को मानवीय गतिविधियों से होने वाली खतरों के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की लाभ सूची द्वारा लुप्त प्राय के रूप में आंका गया है। बोर्नियन हाथी को पहली बार IUCN की लाल सूची में एशियाई हाथियों की एक अलग उपप्रजाति के रूप में आंका गया है। आइबेरियन लिक्स। अब ये क्या है यार। जून 2024 में स्पेन और पुर्तगाल में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे दुर्लभ बिल्लियों में से एक आइबेरियन लिक्स की संरक्षण स्थिति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में कमजोरों से सुधरकर लुप्त प्राय हो गई है, जो संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इसकी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। आइबेरियन लिक्स की आबादी 2021 में 62 वयस्क नर से 2021 में 62 वयस्क नर से 2022 में तेजी से बढ़कर हो गया 648 हो गई वयस्क से। अच्छा, वर्तमान में लिक्स युवा और परिपक्व लिक्स सहित की कुल आबादी कितनी है? तो बस 2000 से अधिक होने का अनुमान है। लम्होट ग्लेशियर। मई 2024 में वैज्ञानिकों ने वेनेजुएला के अंतिम ग्लेशियर हमोल्ड को बर्फीले मैदान आइस फील्ड के रूप में पुनः वर्गीकृत कर दिया है। इस प्रकार आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला संभवतः विश्व का ऐसा देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए हैं। ग्लेशियर मूलतः बर्फ के विशाल एवं भारी पिंड होते हैं जो भूमि पर सदियों से बर्फ के संचयन से निर्मित होते हैं। कचरा बैग अनिवार्य है।
जुलाई 2024 में सिक्किम सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए बड़े कचरे के बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। बहुत अच्छा काम। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है। ये इको लेबल यह किसी उत्पाद या सेवा के कुछ निश्चित पर्यावरणीय मानकों के विषय में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय रूप से सूचित करता है। यह उपभोक्ताओं को अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है और पर्यावरणीय स्थिरता के पक्ष में व्यवहार को बढ़ावा देता है। ग्रीन वाशिंग से तात्पर्य जलवायु कार्रवाई में अनुसूचित व्यवहार के प्रयोग से है। कुछ निजी कंपनियां निगम और कभी-कभी देश भी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों व कार्यों तथा इन कार्यों के प्रभावों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में वे भ्रामक जानकारी प्रदान करते हैं और अस्থাपित दावे करते हैं। इस प्रक्रिया में किसी उत्पाद या नीति को वास्तविकता से अधिक पर्यावरण अनुकूल या कम हानिकारक बताया जाना शामिल हो सकता है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार जे वेस्टर रेल्ड ने 1986 में किया था। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेबरा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। यह पार्क 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से करीब 5 गुना बड़ा है। इस खेबरा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट होगी। अडानी समूह इस कंपनी में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वर्तमान में इस पार्क से 2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है। मार्च 2025 तक 4 गीगावाट क्षमता और जुड़ जाएगी। इसके बाद हर वर्ष 5 गीगावाट क्षमता बढ़ाई जाएगी। परियोजना अभियान पहल कार्यक्रम योजना लॉन्च का समय और प्रतीक। अब योजना एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना नवंबर 2024 में एक राष्ट्र एक सदस्यता ONOS योजना अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों
जर्नल प्रकाशन तक शोधकर्ताओं की देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना वैश्विक अनुसंधान इकोसिस्टम में भारत को स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। जो सरकारी संस्थाओं में सभी छात्रों शिक्षकों वो शोधकर्ताओं के लिए शोध कार्य को सरल बनाएगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको पीएम विधि लक्ष्मी योजना, जब 2024 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ओके। महामारी निधि योजना परियोजना 25 अक्टूबर 2024 को पशुधन से होने वाली जूनोटिक बीमारी को कम करने के लिए समस्त स्वास्थ्य कवरेज विकसित करना। तरुण प्लस अक्टूबर 2024 में यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शुरू की गई एक नई श्रेणी है, जिसके तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिए गए हैं। जिसके तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपये कर दिए गए हैं। विदित हो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। पीएम यशस्वी योजना 2022 यह केंद्र सरकार की एक छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना है। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुख जनजातियों के छात्रों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 15 अगस्त 2021 12 अक्टूबर 2024 को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान योजना के 3 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसे 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। पीएम इंटर्नशिप योजना 2024 में इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर एवं अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना है। पीएमआई ड्राइव योजना 29 सितंबर 2024 उसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 6 हो गया सितंबर 2024 में इस योजना के तहत असमृद्ध बस्तियों को 62,500 किलोमीटर की ऑलवेदर रोड प्रदान की जाएगी, जिसकी परियोजना अवधि 2024 से लेकर 25 और 28 से लेकर 29 है। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 यह केंद्र सरकार की आर्थिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत व्यक्ति 60 वर्ष होने पर पेंशन मिलनी शुरू होगी, जब 18 वर्ष से कम उम्र में न्यूनतम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करके बैंक में खाता खोलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को पसंद है। अगर आती है पसंद तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।